नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है दुष्यंत जी। नमस्कार। नमस्कार दुष्यंत जी, इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और जब मैं जूझने की बात करती हूँ तो बहुत दुख होता है देखकर कि जो सिस्टम्स लगाए जाने चाहिए थे, सरकार के पास 1 साल का समय था और पूरा समय था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कोरोना की जो दूसरी लहर है, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कोई भी किसी भी तरीके की तैयारी नहीं की। आप क्या कहेंगे आप इस समय? देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, जो बहुत ध्यान रखने की चीज है। और ये वो है कि आज पूरा देश वेंटिलेटर पर, और पूरे देश में माहौल ऐसा बन गया है कि आज आम जनता के लिए 130 करोड़ आम जनता, 4-5 करोड़ लोग बहुत सुखी और साधन संपन्न है, उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट 130 करोड़ की आम जनता के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती उनकी जिंदगी की उनके सामने खड़ी हो गई है। और उस चुनौती का सामना उनको अकेले करना पड़ेगा। उनके लिए सरकार कोई सहायता नहीं कर सकती है, और सरकार की सहायता की उपेक्षा करना उनके लिए बहुत गंभीर गलती होगी, क्योंकि इसी गैर समझ में 130 करोड़ की जनता की सरकार कुछ कर रही है हमारे लिए, इसी गैर समझ में जनता ने अपने आप को संयम नहीं रखा, और जनता अपने बड़े बड़े नेताओं को फॉलो करने लगी, मास्क नहीं पहनने लगी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने लगी। उसी का कारण आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये नेता लोग हैं, इनके लिए वीवीवीआईपी ट्रीटमेंट 7 स्टार होटलों में होगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इनके लिए सबसे ज्यादा 7 स्टार कमरे रिजर्व किए गए, चाहे वो नरेंद्र भाई हो, चाहे राष्ट्रपति कोविड हो, चाहे श्री अमित भाई शाह हो, या कोई बड़ा मिनिस्टर हो, या चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, इन सब के लिए बड़ी से बड़ी अच्छी सुविधा तैयार है, जहां पर उनके लिए आईसीयू बेड्स अवेलेबल है, उनके लिए रेमडेसिविर अवेलेबल है, उनके लिए वेंटिलेटर अवेलेबल है, उनके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है, उनके लिए स्पेशल एयर कंडीशन एम्बुलेंसेज अवेलेबल है। इसलिए अब जनता का ये अब मौका ऐसा आ गया है, समय ऐसा आ गया है, जहां जनता को अपने लिए सोचना होगा और किसी पर भरोसा नहीं रखना होगा, तभी जनता अपने आप को बचाए रखेगी। और उसके लिए जनता को ठोस कदम उठाने होंगे, जो भी कदम उठाना चाहिए। एक तरह की सेल्फ डिसिप्लिन कल्टीवेट करनी पड़ेगी लोगों को। और ये ऐसा नहीं है कि ये महामारी बहुत इजी है, बहुत ही मुश्किल है, एक तरह का युद्ध है। पर युद्ध में आप जानते हैं कि कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ता है, कुछ लोग तैर के बाहर आते हैं। तो अब हम सब ऑलरेडी, हमारे बहुत सारे साथी लोग, हमारे बहुत सारे सिटीजन्स ने बलिदान दे दिया है देश के लिए। अब हम जितने लोग बचे हैं, उनकी एक दायित्व बनता है कि उनकी याद में हम खड़े हो जाए, हम अपने आप को संभाले और ऐसे ठोस कदम अपने आप ले, बिना सरकार के सहारे, ताकि एक दूसरे को बचा सके, हम अपने परिवार को बचा सके, हम अपने मित्रगण को बचा सके, हम अपने पड़ोसी को बचा सके, हम अपने गांव वासियों, हम शहर वासियों को बचा सके। ये एक सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती है। इस चुनौती को हर एक नागरिक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि वो अपने आप को रियली बचा सके। ना रही आपकी जो बात, वो बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए, आज आज हिंदुस्तान दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता बोल रहा है, जो कि सरकार की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन मशीनरी चला रही है अभी पिछले एक हफ्ते से, और ये बड़े बड़े टेलीविजन चैनल जो सरकार के चमचे हैं और प्रेस, ये सब दिखा रहे हैं कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है। सब नरेंद्र मोदी जी ने तो आह्वान भी दे दिया कि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सब लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा। अब जिस दिन उन्होंने वो स्टेटमेंट किया, उस दिन उनको पता था कि वैक्सीन नहीं है अवेलेबल, फिर भी झूठ स्टेटमेंट। नरेंद्र मोदी जी की पूरी जिंदगी, राजकारण जिंदगी, सैडली एक गुमराह
लोगों को गुमराह करने वाली रही है। और एक एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुख की बात है कि ऐसे समय पर जहां लोग एक तिनका भी पकड़ने के लिए तैयार है डूबने से बचने के लिए, उनको आपने ऐसा आश्वासन दे दिया कि 1 तारीख से आप सबको वैक्सीन मिलेगा। मैं समझता हूं कि महीनों तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगी, होगी तो भी बहुत छोटी मात्रा में होगी, जो चुनिंदा लोगों को मिलेगी। आज लोग, हजारों लोग पूरे हिंदुस्तान में लाइन में खड़े हैं, बेचारों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, लोग तरस रहे हैं। तो ये एक इनकी स्टाइल बन गई है कि किसी भी तरह से देश को गुमराह किया जाए। और हमारी जनता इतनी भली है, देखिए हिंदुस्तान वासियों का एक बहुत सुंदर विवरण कर सकता हूं मैं। एक तो कि इनको ईश्वर में अजब श्रद्धा है, और दूसरे ये हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग 99% लोग बहुत ही नेक इंसान हैं। अब इतने भोले भाले इंसानों को गुमराह करना कोई मुश्किल का बात नहीं है। आज कोई भी आदमी अच्छी तरह से बोल लेगा तो लोगों को गुमराह कर सकता है। पूरी आप देखिए, इतिहास देखिए, इतिहास में सब लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपनी अपनी भाषा से लोगों को गुमराह किया और लोगों का नुकसान किया। अब अनफॉर्चुनेटली देखिए, जब पहली बार कोविड आया तो 24 मार्च 2020 को देश में 560 केसेस थे कोविड के, खाली 560। और उनके बावजूद भी उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने 5 घंटे की देश को नोटिस देकर लॉकडाउन लगा दिया। उस दिन कोई जरूरत नहीं थी। क्या लॉकडाउन का असर कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, लोगों की नौकरियां एकदम खत्म हो गई, लोग बेघर हो गए, हजारों लाखों लोग रास्ते पर चलते ही रहे, चलते ही रहे, चलते ही रहे। और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उनके जो सॉलिसिटर जनरल है श्री तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भाई कोई माइग्रेंट क्राइसिस नहीं है देश में। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस बोबड़े, जो कि अभी रिटायर हो गए और उनको कोई याद भी नहीं करेगा भविष्य में, इन्होंने ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लिया और जजमेंट दे दिया कि भाई नहीं, कोई क्राइसिस नहीं है माइग्रेंट की। अब ये एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है ना। मोदी जी को उस वक्त जब लॉकडाउन किया तब से तैयारी चालू करनी चाहिए। किस चीज की तैयारी कि भाई अगर सेकंड फेज आया, अब बाय जून, जुलाई और अगस्त लास्ट ईयर पूरे यूरोप में सेकंड फेज आने लगा था। और बाय अक्टूबर नवंबर तो फेज जबरदस्त आ गया था, जैसे इंग्लैंड में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, इटली में हो, सभी जगह पर सेकंड फेज आने लगा था, अमेरिका में भी था ही। तो उसका ध्यान रखते हुए सरकार का दायित्व बनता था, प्रधानमंत्री का दायित्व बनता था। आफ्टर ऑल ये सरकार चलाने क्यों आए हैं? मिस गवर्नेंस के लिए नहीं आए हैं। नहीं, लेकिन दुष्यंत सरकार जी, इसलिए चलाने आए कि जी देश को पूरा कर सके। तो उन्होंने दुष्यंत, कोई प्लानिंग उस वक्त, उन्होंने नेशनल डिजास्टर प्लान नहीं बनाया, उन्होंने कोई व्यवस्था तैयार नहीं की, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, कोई इमेजिनेशन नहीं किया। इसका कारण कि आज देश में ऑक्सीजन नहीं है, आज वेंटिलेटर नहीं है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, आईसीयू नहीं है। तो ये सब, और लोग कौन तरस रहे हैं? आज आम जनता तरस रही है। पूरे हिंदुस्तान के एक एक गांव और एक एक शहरों में अस्पतालों के बाहर लोग मर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर और अस्पतालों के बाहर। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो एक मेरे ख्याल से एक ग्रॉस क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसको बोल सकते हैं, ऐसी एक ग्रॉस क्रिमिनल नेग्लिजेंस मोदी जी की सरकार और उनके हर एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिखाई। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और सब ने देश को फेल कर। दुष्यंत जी, सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब आपके भारत के जो अपने मेन स्ट्रीम अखबार हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाता है। और अभी हाल में आपने देखा कि इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो द ऑस्ट्रेलियन हो, द टाइम्स हो, लामोंड हो, एक नहीं ऐसे 25 अखबार हैं जिन्होंने सिर्फ एक बात को अपने आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स में दर्शाया है कि मोदी सरकार की केयरलेसनेस की वजह से आज भारत की जनता भुगत रही है, मोदी सरकार की अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से आज भारत में इतने सारे लोग मर रहे हैं। लेकिन जो भारत के डिप्लोमैट्स हैं, जो भारत में बैठे हुए जो उसके जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये देखिए तो एक तरफा खबरें दिखा रहे हैं। तो क्या इस समय क्या हम समझे, ये सरकार, इसका कोई चरित्र है या नहीं है? देखिए, एक चीज तो जरूर है कि भले ही इंसाफ यहाँ ना हम कर पाए इन लोगों को, बट ईश्वर तो जरूर इंसाफ देगा उनको।
और मेरी समझ से ये बात बहुत क्लियर है कि ईश्वर के डायरी में ये जरूर लिखा होगा कि पूरी ये जो मोदी सरकार है और उनके जो मंत्री है, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये सब लोगों ने जिस तरह से देश के लोगों को मरने दिया है तड़प तड़प के, उसका जवाब उनको जरूर देना पड़ेगा। ईश्वर के न्यायालय में किसी को बख्शा नहीं जाता है। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो ईश्वर आपको अच्छा देता है, आप बुरे काम करते हैं तो ईश्वर उसका आपको उस हिसाब से देता है हिसाब। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए आज सरकार क्या करना चाहती है, आज प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और मोदी सरकार का आज से नहीं, देखिए मोदी सरकार के चीफ स्टैटिस्टिशियन और डेप्यूटी स्टेटिस्टिशियन ने 3 साल पहले क्यों दिया? क्योंकि मोदी सरकार हरदम झूठे आंकड़े देश के सामने पेश करती रही है। 2014 से उनके सब आंकड़े कोई ट्रस्ट कर सकता नहीं है। उनकी जीडीपी फिगर्स हो, उनकी इकोनॉमिक फिगर्स हो, उनकी कोई भी फिगर्स हो, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो यही इन्होंने किया कि भाई देश में आज किसी भी तरह से डिसइंफॉर्मेशन फैला जाए कि कोविड है ही नहीं। अरे जनवरी से के बाद कोविड अपना सर उठा रहा था बड़ी तेजी से, फरवरी तक तो इतनी तेजी हो गई कि कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर होता, एक छोटे से छोटा आदमी प्राइम मिनिस्टर होता, तो भी उसमें वो रिएक्ट करता, अपनी सरकार को सतर्क करता, अपनी पूरी सरकार को चेतनाशील बना देता और इसको लड़ने के लिए तैयारी करता। नहीं, पर मोदी जी तो बंगाल में इलेक्शन ममता दी करते रहे, लोग यहाँ बेचारे मरते रहे। अब जब ये सब मोदी जी के जो फेलियर्स हैं, ये इतने सीरियस है, इतने फंडामेंटल है कि इसको बख्शा नहीं जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे देश में मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय रिच पीपल। आज जैसे टाइम्स ग्रुप हो या जैसे मुकेश अंबानी के ग्रुप हो, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो ये मीडिया को कंट्रोल, जी टेलीविजन ग्रुप है फॉर एग्जांपल। इन सब पैसे वाले लोग बीजेपी से बहुत साठगांठ रखते हैं और उनका एक ही मतलब है कि किसी भी तरह से मोदी की सरकार को बचाए रखो, क्योंकि मोदी की सरकार के होने के कारण इनको सबको खूब फायदा हो रहा है और ये एक तरह का क्विड प्रो क्वो है। सो आज जब वेस्टर्न मीडिया मोदी जी को बहुत सही तरह से बोल रहा है कि मोदी सरकार ने कितने जबरदस्त फेलियर किए हैं, तो उसमें नॉट ओनली आप जैसे बोले कि वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन के अखबार गार्डियन वगैरह, लामोंड पेरिस का, आप उसके सिवा CNN देखिए टेलीविजन पर, BBC देखिए, अल जजीरा देखिए, फ्रांस टीवी देखिए, DW जर्मन टीवी देखिए, हर एक मीडिया आज मोदी सरकार को कंप्लीटली एक्सपोज कर रही है। टाइम मैगजीन ने तो जबरदस्त अपना कवर फेस निकाला है और राना अयूब और उन्होंने बहुत सुंदर एक आर्टिकल लिखा है कि आज पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं कि 24 मार्च को जब मोदी जी ने देश को भाषण दिया था लॉकडाउन के लिए, उस रात को मोदी जी ने चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली वगैरह वगैरह देशों को कोसा था, उनकी हंसी उड़ाई थी कि आप सब कुछ नहीं कर पाए, आपके यहाँ जबरदस्त हेल्थ सिस्टम है, आप फेल हो गए, देखिए हिंदुस्तान हम कैसे लड़ रहे हैं और कैसे कोविड को मात कर रहे हैं। ये उन्होंने जो कभी कोई फॉरेन लीडर कर नहीं सकता। आज प्रधानमंत्री की स्टेचर का आदमी अगर अपने मित्र देशों को, फॉरगेट चाइना, मित्र देशों को ऐसी तरह हंसी उड़ाता है, तो आज पूरा वर्ल्ड हमारी हंसी उड़ा रहा है, मोदी जी की हंसी उड़ा रहा है। तो मोदी जी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई जिस उस दिन मैं हंसी उड़ा रहा था, आज पूरा विदेश, पूरा जगत मेरी हंसी उड़ा रहा है और सही तरीके से। मोदी जी ने तो गलत तरीके से उड़ाई थी, आज पूरा विश्व सही तरीके से उनकी हमारी हंसी उड़ा रहा है। तो हमने अपने आप को पूरे वर्ल्ड में एक लाफिंग स्टॉक बना दिया है। और एक चीज जरूर है, देखिए संविधान में एक हक जो हमारा है वो सबसे प्यारा और सबसे सुहावना हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो हमारा हक है, इस हक के ऊपर ही आप डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। इस हक को किसी भी तरह से आप छीनेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो डेमोक्रेसी सेफ नहीं रहेगी।
लेकिन और दुष्यंत ये जी, डेमोक्रेसी को बचाने की बात, दुष्यंत जी डेमोक्रेसी को बचाने की बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सिर्फ हम और आप जैसे और ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो बात करते हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को आपको लग रहा है कि इस समय लोकतंत्र को बचाने की होड़ लगी है? ऐसा लग रहा है कि उनको तो इस सेल्फ इमेज ज्यादा प्यारी है, आंकड़े छुपाने हैं ताकि उनकी सेल्फ इमेज बरकरार रहे, ताकि वो चुनाव जीत सके। तो उनकी तो कोशिश उस तरफ है, लोकतंत्र को तो कोई याद ही नहीं कर रहा है इस समय। देखिए, एक दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान के राजकारण में और राजकारणियों में एक बहुत अच्छी चाल खेली, और वो खाली मोदी जी ने नहीं, वो कांग्रेस ने भी खेली है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी खेलती है, क्योंकि कोई बात नहीं करेगा दो चीज की। देखिए, उनको गरीब हिंदुस्तान चाहिए और उनको अभण हिंदुस्तान चाहिए। हाँ, ना पढ़ा हुआ, हिंदी में पता नहीं क्या शब्द है, तो इलिटरेट हिंदुस्तान चाहिए, क्योंकि ये इलिटरेट लोगों से, गरीब लोगों से ये इसी तरह से वोट ले जा सकते हैं। मिसिस गांधी ने भी गरीबी हटाओ करके लोगों से वोट छीन लिए। नरेंद्र मोदी भी राम भगवान के नाम पर लोगों से वोट छीन रहे हैं। तो ये लोग खाली सत्ता हासिल करने के लिए आते हैं, सत्ता में आने के बाद वो लोगों को याद नहीं करते, लोगों को भूल जाते हैं, अपनी खुद की जो जिंदगी है इतना जबरदस्त पावर यूज करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर एंड एज मिनिस्टर्स कि कोई हिसाब नहीं। वो राजा की तरह रह रहे हैं सब लोग, राजा की तरह। अकबर बादशाह को भी शर्म आए ऐसे। अब मोदी जी ने इस दौरान 8-8 हजार करोड़ के प्लेन खरीदे हैं और वो प्लेन में घूम रहे हैं। अब क्या ये इस गरीब देश को अच्छा लगता है? आज वर्ल्ड में अमेरिका के सिवा एक या दो कोई देश होंगे जिसके पास खूब पैसा है, जहां उनके प्रेसिडेंट के लिए एक्सक्लूसिव प्लेन होगा। बाकी तो वो अपनी जो एयरलाइन होती है उसका प्लेन उस दिन यूज करते हैं। और तो ये आज दिल्ली में देखिए, पार्लियामेंट को तोड़ करके नई पार्लियामेंट और नया सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए 20-25 हजार करोड़ का खर्च हो रहा है। और आज के दिन जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तब वो काम नहीं रोका जा रहा है, उस काम को एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर किया गया है और रोज हजारों वर्कर्स को ट्रकों में लाते हैं और वो वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं। तो ये अब जैसे सरदार पटेल हमारे हिंदुस्तान के जबरदस्त एक नेता थे, जिनके पर हर एक हिंदुस्तानी को गौरव होगा, हर एक गुजराती को नहीं, हर एक हिंदुस्तान को। आज हिंदुस्तान को इकट्ठा करने में जो पटेल साहब की योगदान थी वो किसी की नहीं थी। उन्होंने पूरे ये हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, राजे रजवाड़े, उनको बैठ के शाम दाम भेंट ढन करके उनको समझाया और एक आज देश बना। ऐसे सरदार पटेल जो एक सिंपल आदमी थे, उनके लिए 4,000 करोड़ रुपया खर्च करके एक प्रतिमा बनाई, वहां पिकनिक का स्थान बनाया। क्या ये उस वक्त आपको याद नहीं आया कि मुझे हॉस्पिटल बनानी है? उस वक्त याद नहीं आया कि मुझे ऑक्सीजन चाहिएगा और वेंटिलेटर चाहिएगा? तो ये इनकी कोई समझ नहीं है, क्योंकि इनको देश के लोगों के लिए लगाव नहीं है। ये पॉलिटिशियन से और पॉलिटिशियंस ही रहेंगे, ये कभी स्टेट्समैन नहीं बन सकते, ये कभी अच्छे गवर्नर नहीं बन सकते। ये इनको सत्ता से मतलब है, और सत्ता मिल गई बस राजी मजा। सही कह रहे हैं आप दुष्यंत जी की इतनी फिजूल खर्ची है सरकार में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, सेंट्रल विस्टा बनाया, उनके नाम से स्टेडियम बना, बहुत सारे ऐसे खर्च हैं। कुंभ मेले में इतना सारा पैसा लगा दिया, जबकि कुंभ मेला उनको होल्ड ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब आपसे बात करना चाहती हूँ दुष्यंत जी, थोड़ा सा कोर्ट्स के रुख को लेकर, कि पिछले साल हमने देखा था कि जब लॉकडाउन के दौरान और लोगों के मौलिक अधिकारों की, उनके राइट्स की बात आई थी, तो कोर्ट लोगों के साथ खड़ा नहीं था। लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है। वो किस वजह से नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि जो नए चीफ जस्टिस है, जस्टिस रमन्ना, उनकी वजह से, या इतना इंटरनेशनल प्रेशर अब पड़ गया है मीडिया का, जो इंटरनेशनल मीडिया का, उसकी वजह से, कि क्या मतलब थोड़ा सा बदलाव कहीं ना कहीं जुडिशरी में इस समय नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हम चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे बेड्स की बात करें, कहीं ना कहीं वो एक चेंज नजर आता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपके सवाल का जवाब के पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, जो आपके पिछले सवाल के संदर्भ में, कि आज देश में एक तरह की जागृति हो रही है। अनफॉर्चुनेटली ये जागृति कोई पॉजिटिव कारण नहीं आ रही है, ये जागृति एक नेगेटिव कारण आ रही है, क्योंकि हर एक इंसान सफर कर रहा है। भक्त लोग भी सफर कर रहे हैं, भक्त के परिवार में भी मृत्यु हो रहे हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स के घरों में भी मृत्यु हो रही है। वो देख रहे हैं कि हमारे नेता आज हमारे पास आ नहीं रहे, हमारे पास आ नहीं रहे।
तो ये एक जागृति जो आ रही है, मैं समझता हूं कि ये जागृति चारों रही है। इसलिए सरकार ये बोगस इंफॉर्मेशन देकर कि भाई वैक्सीनेशन होगा 18 से ऊपर लोगों का, ये सब बोलते बोलते सरकार रोज टेलीविजन पर, देखिए आज भी आप देखेंगे बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है टेलीविजन पर, या खुद प्रधानमंत्री या खुद अमित शाह जी, उनके फेस पर कोई तरह का दुख नहीं देखेंगे, आज कोई तरह का दुख नहीं देखेंगे। उन्होंने ना तो देश से माफी मांगी है, ना जो मर गए हैं उनके लिए कोई प्रार्थना की है दुष्यंत टेलीविजन जी, पर। आपको लगता है कि उनका मोदी वो जी या सीधा, अमित शाह जी कभी देश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे? आपको लगता है कि मोदी जी और अमित शाह ये काम कर सकते हैं? देखिए देखिए आज ऐसा समय आ गया है कि उनकी, अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ी भी मानवता है, तो उनको देश से माफी जरूर मांगनी चाहिए। अगर नहीं है तो ना मांगे। पर मैं आपको एक जरूर बताऊंगा कि आज भी उनके स्पोक्स पर्सन टेलीविजन पर आते हैं, जैसे संबित पात्रा जी, उनके फेस देखिए। आई मीन आज भी जिस हिसाब से वो सरकार को डिफेंड करने में बैठे हैं, और सामने वाला जो बहस करता है उनके साथ डिबेट में, उनको रन डाउन करने की कोशिश करते हैं, उससे देखकर इतना दिल में दुख होता है कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, इतनी सत्ता दी है, इतनी पोजीशन दी है, आप देश के जनता के लिए कुछ भला कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आज आज समय यह है कि भाई हम बोले मोदी जी को कोसे, नहीं, ये डिबेट किस लिए है? ये डिबेट मोदी जी को कोसने के लिए नहीं है। मोदी जी की बुराइयां बताने का अर्थ ये नहीं है कि हम मोदी जी को कोस रहे हैं। मोदी जी की बुराइयां बताने का अर्थ एक ही है कि मोदी जी, आप लोगों की व्यथा देखिए, आप उसकी पीड़ा समझिए, आज उनकी भाषा समझिए, आज उनके लिए जागिए और उनके लिए कुछ करिए। तो ये एक एक प्रयत्न है। प्रयत्न ये नहीं है कि कोई नेगेटिविटी, ये जो लोग बोल रहे हैं नेगेटिविटी नेगेटिविटी, मैं तो उनसे पूछ रहा हूं कि आप सही बात ना करके हुए लोगों को गुमराह करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, उससे ज्यादा नेगेटिविटी क्या हो सकती है? हम लोग जो बोल रहे हैं, जो थोड़े भी लोग बोले, वो लोग बोल रहे हैं पॉजिटिविटी, कि भाई आप इस कारण से आप इस जो समस्या है, ये समस्या समझिए। आज देखिए सिंपल चीज है, मैं आपको बताऊं, आज पुराने जमाने में, हमारी तो हिस्ट्री है हजारों सालों की, पुराने जमाने में राजा रात को वेशभूषा बदल के क्यों अपने शहरों में घूमता था? क्योंकि राजा के पास कभी सही इंफॉर्मेशन नहीं जाती थी। तो राजा सही इंफॉर्मेशन जानने के लिए रात को वेशभूषा करके, अब आज मोदी जी को कौन बता सकता है? उनके कोई मंत्री की हिम्मत है, उनके कोई ब्यूरोक्रेट की हिम्मत है कि उनके सामने खोले मुंह? दूसरे दिन वो हटा जाएगा, और मोदी जी खुद जा नहीं रहे। मैं तो कहता हूं एक चीफ मिनिस्टर, चाहे रूपाणी गुजरात का हो, चाहे यूपी के योगी आदित्यनाथ जी हो, या मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, या एक चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक अमित शाह, एक हर्षवर्धन जी, कोई एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं अभी पिछले हफ्ते में? कोई शमशान गृह गए हैं देखने के लिए परिस्थिति? क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं है? उनके कोई बड़े अफसर भी गए, अब आज छोटे अफसरों आज तो पर आप मोदी जी गुरुद्वारा गए थे। दुष्यंत जी, आज मोदी जी गुरुद्वारे गए तो थे। भाई गुरुद्वारा तो जाएंगे, भगवान से तो अल्टीमेटली सबको जाना पड़ता है। वो भी जानते हैं कि कभी तो मुझे भगवान से माफी मांगनी पड़ेगी, तो भगवान से माफी मांगने गए होंगे। पर ये इससे काम नहीं चलता है। देखिए लोगों को आज सहारा चाहिए। आज लोग बेसहारा हो गए, लोग बेबस हो गए। उनको आप कैसे सहारा दे सकते हैं, कैसे उनका विश्वास दे सकते हैं, कैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं? उनके साथ खड़े रहकर, नहीं कि अपने 5 स्टार घरों में रहकर, ये 2-2 एकड़ के घर, जो 100-200 करोड़ की कोठियां बनी हुई है मंत्रियों की और प्रधानमंत्रियों की, उसमें रहकर कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ हर एक आदमी, हर एक चीफ मिनिस्टर, हर एक प्राइम मिनिस्टर 200-500 पुलिस लेकर घूमता रहता है। ये क्या मतलब हुआ? आज अब जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको जरूर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का रोल 2014 से बहुत ही मैं कहता हूं बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है, बहुत ही दुखदायक रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करे, संविधान का पालन करे, और संविधान का थोड़ा भी इन्फ्रैक्शन हो कहीं पर, तो वो उस सरकार को, पार्लियामेंट को अपनी सही दिशा बताए। वो सुप्रीम कोर्ट 2014 से नहीं कर रही। देखिए, और कोई भी बड़ा केस हो सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सरकार जिसमें इन्वॉल्व है, और पॉलिटिकली सेंसिटिव केस है, और
और सरकार किसी भी तरह उसमें जीतना चाहती है, कितना भी गलत वो सरकार का केस हो, कितना भी गलत सरकार का निर्णय हो, कितना भी गलत पार्लियामेंट का कानून हो, सुप्रीम कोर्ट ने सबको वाजिब ठहराया है। तो ये एक बड़ी दुख की बात है। अब हालांकि जैसे कोविड पीरियड है, कोविड पीरियड के दौरान तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया और दिखा दिया कि ये कोर्ट लोगों के सहारे आने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। जैसे जब माइग्रेंट क्राइसिस हुई, किसी ने, और ये क्या है कि एक अनफॉर्चुनेटली बहुत ही खराब सिस्टम हो गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि एक बहुत सुंदर शस्त्र है, उसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करवा देते हैं जब सरकार को लगता है कि कोई भी विषय पर हमारी टीका हो रही है। तो किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया कि भाई माइग्रेंट क्राइसिस है ही नहीं। हाँ, और कब किया? अप्रैल की पहली या दूसरी को 2020 को, जब माइग्रेंट क्राइसिस अभी चालू हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कल सुबह आ जाओ सरकारी वकील को। तुषार मेहता साहब खड़े हो गए, दूसरे दिन कुछ दिखा दिया उन्होंने, और चीफ जस्टिस और जस्टिस नागेश्वर राव की बेंच ने ऑर्डर दे दिया 10 पेज का। क्या बोला कि कोई माइग्रेंट क्राइसिस है ही नहीं, ये तो सब फेक न्यूज है। और फेक न्यूज पर आप बोल रहे हैं कि माइग्रेंट क्राइसिस है। कोई भी एक माइग्रेंट है नहीं रास्ते पर, सॉलिसिटर जनरल ने बोला, कोई भी नहीं है। हालांकि लाखों करोड़ों लोग रास्ते पर थे उस वक्त। तो एक उदाहरण ये है, उस जजमेंट में उन्होंने हमें भी सीख दी, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई नागरिक तू ऐसे बात मत करना, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नीचे तुम्हारे सामने केस करेंगे और जेल भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये वार्निंग हमें दी। ये इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? उसके बाद लेकिन दुष्यंत जी, एक मिनट, दुष्यंत एक जी, सेकंड, हाँ, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रशांत भूषण जी के एनजीओ ने एक रिट पिटीशन फाइल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर वो रिट पिटीशन अलाउ होती तो आज ये समय नहीं आता, जिसमें 2 तरह की प्रार्थना थी। एक कि सरकार को डायरेक्शन दी जाए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कोविड के लिए तैयार किया जाए, एक ठोस प्लान तैयार किया जाए। और दूसरा कि पीएम केयर जो है उसको एक पब्लिक बॉडी माना जाए और उसके जो फंड्स है उसका सीएजी से ऑडिट किया जाए। सरकार अगेन खड़ी हो गई। तुषार मेहता साहब हरदम तैयार रहते हैं, उन्होंने कोई एफिडेविट फाइल करवा दी, हलफनामा, उसमें बोला नहीं नहीं ये तो हमारे पास प्लान है 2019 का, इसलिए कोई नए प्लान की जरूरत नहीं है, हम तो तैयार हैं। और पीएम केयर एक प्राइवेट ट्रस्ट है, इसको आप छू नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। जैसे बच्चे मान जाते हैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट तुरंत मान जाती है, कुछ भी सरकार कहे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि नहीं भाई। अब उस दिन अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती कि भाई आपका जो 2019 का प्लान नेशनल डिजास्टर प्लान है उसमें कोविड का तो नाम भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है, तो उस दिन अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती कि नहीं सरकार इसमें आप जरूर नया प्लान बनाइए, कोविड के लिए खास बनाइए, उसमें आप ये सब चीजें कि कितनी अस्पताल है, कोविड को कैसे रोका जा सकता है, बाहर से प्रदेश से लोग आते हैं उनको रोक के कोविड रोक सकते हैं कि नहीं, बाहर से जो हिंदुस्तानी वापिस आ रहे हैं उनको 15 दिन क्वारंटीन में रखने से हम रोक सकते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की कितनी क्षमता है पूरे देश में, वेंटिलेटर की कितनी क्षमता है, वैक्सीनेशन कब चालू होगा, आपने पूनावाला साहब से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि नहीं, आप कितनी वैक्सीन खरीदने वाले हो, कब खरीदने वाले हो। ये सब प्रश्न अगर सुप्रीम कोर्ट उठाती जो हमने उठाए और सरकार को आदेश देती तो आज देश में इनोसेंट लोग मरते नहीं ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आज हो रहा है, आज जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मैं नहीं मानता हूं कि ये चेंज ऑफ हार्ट है। सुप्रीम कोर्ट जरूर थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशंस कर रही है, हमें वेट करना चाहिए। मैं आई होप एंड प्रे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करे लोगों के लिए और कुछ ठोस ऑर्डर्स दे। पर अब उसके लिए क्या इंतजार करना है? जब योगी आदित्यनाथ जी पब्लिकली लोगों को बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करेंगे आपको हम जेल भेज देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना था फ्राइडे को रिस्ट्रेनिंग कि भाई ऐसी कोई भी पुलिस कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी। खाली बोलने से क्या कि भाई डीजीपी साहब आप मत करना, सुप्रीम कोर्ट क्या भीख मांगती है डीजीपी से? सुप्रीम कोर्ट क्या रिक्वेस्ट करती है? सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर करती है। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ करना है तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इसमें ऑर्डर्स करने चाहिए, इफेक्टिव ऑर्डर्स करने चाहिए, तभी कुछ हो सकेगा, क्योंकि अब सिचुएशन हद के बाहर हो गई है। और जी, आपको लगता है कि पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, कि सुप्रीम कोर्ट
ऑर्डर और निर्देश देना सरकार को बिल्कुल भूल चुकी है? बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपसे इसका जवाब चाहूंगी। जरूर सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ ऑर्डर करने के लिए तैयार नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी केस हो, आज मैंने तो बहुत केसेस देखे हैं 2014 से, आज ये समय नहीं है जहां वो केसेस में दोहराऊं, बट ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। जैसे जज लोया के डेथ का केस मैं आपको बताऊं, हमारा एक सर्विंग जज मर गया था, वो एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस में मर गया था, वो अमित शाह जी के केस के फाइल पर बैठा था, वो मर गया, सरकार बोलती है वो हार्ट अटैक से मर गया, चलो मान लो हार्ट अटैक से मर गया, मान लो, पर उसमें एक इंक्वायरी करने में क्या जा रहा था? हमने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की, मैंने खुद बोला कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी आज हिंदुस्तान का बैकबोन है, आप उनको एक आश्वासन देंगे अगर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी देंगे तो, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में हार्ट अटैक से मर गए तो वही आएगा कि भाई हार्ट अटैक से मर गए, उसमें क्या कैसे किसी को ऐतराज होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट आप नहीं नहीं सही, तो आप ये बात तो सही कह रहे हैं दुष्यंत जी, बिल्कुल। लेकिन जो हाई कोर्ट्स की का जो रोल है, इस समय ऐसा दिख रहा है कि हाई कोर्ट ज्यादा सक्रिय है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। चाहे वो आप ये 6 हाई कोर्ट्स अभी हाल में ले लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने संज्ञान लिया ऑक्सीजन सप्लाईज का, वैक्सीन का, बेड्स का, उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। तो आपको लग रहा है कि हाई कोर्ट इस समय ज्यादा सक्रिय है? देखिए, है, जरूर है, पर मैं खुद मानता हूं कि हाई कोर्ट ऑल्सो को सभी हाई कोर्ट को और ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स करने पड़ेंगे, और उस ऑर्डर्स को कैसे उनको देना है, किस और कैसे उसको एनफोर्स कराना है, उसका कैसे पालन करवाना है, ये हाई कोर्टों के लिए जानना बहुत मुश्किल है। देखिए, अभी तो सिचुएशन ऐसी हो गई है फ्रैंकली, और मैंने बोला है एक हफ्ते पहले कोई डिबेट में कि मेरे ख्याल से देश में एक एनआरकी जैसी सिचुएशन पैदा हो, जहां लेकिन दुष्यंत जी, जब जैसे ये बात जी, हाँ, ये अच्छा। ऑर्डर ये ऑर्डर जो हाई कोर्ट के हो रहे हैं, उनका पालन करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जहां ऑक्सीजन अवेलेबल है ही नहीं देश में, तो फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर का क्या मतलब होगा? कहाँ से ऑक्सीजन लाने वाले? आप फायर फाइटिंग जॉब कर रहे हैं, आज हाई कोर्ट कर रहे हैं, पर वो फायर फाइटिंग जॉब है। मैं जो आपको बता रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट को सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन अपने पर ले लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को एक जबरदस्त पावरफुल अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स की, साइंटिस्ट की, डॉक्टरों की, उद्योगपतियों की, और अच्छे पुराने ब्यूरोक्रेट्स की, और सारे जो भी लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाकर उनको बोलना चाहिए कि आप देश की सुकान ले लो कोविड के लिए, दूसरे किसी के लिए नहीं, कोविड के लिए खाली आप देश की सुकान संभालो, और कोविड की महामारी को कैसे हम लड़ सके उसका एक ठोस प्लान बनाओ, और उस प्लान को इंप्लीमेंट करो। एक हफ्ते में प्लान बनाओ और उसका इंप्लीमेंटेशन 8वें दिन से चालू करो। ये सुप्रीम कोर्ट को आज करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट बहस तो हो रही है और ऑब्जर्वेशन भी बहुत हो रहे हैं, बट उस ऑब्जर्वेशन का कोई मतलब नहीं है जब तक ऐसे कोई ठोस ऑर्डर नहीं आए। अब ये जैसे मद्रास हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, मद्रास हाईकोर्ट का दुष्यंत जी आपने ऑब्जर्वेशन देखा चुनाव आयोग पे, उन्होंने क्या कहा कि चुनाव आयोग ही सोली रिस्पॉन्सिबल है इतनी सारी मौतों के लिए और उनके खिलाफ मर्डर चार्जेस लगने चाहिए। उसके बाद चुनाव आयोग खुद कोर्ट पहुंच गया कि देखिए ये जो आम डिस्कशंस होते हैं कोर्ट के अंदर उसे मीडिया क्यों छापता है इतना रिस्पॉन्सिबली। तो ऐसे ऑर्डर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके पहले हमने कभी भी नहीं देखा कि किसी हाई कोर्ट ने खासकर चुनाव आयोग के लिए कोई एक इतनी तीखी टिप्पणी की। देखिए देखिए हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तो इंसान ही है, वो भी तो देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, और वो भी आम आदमी की पीड़ा देख रहे हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, और जितनी जोर से उनको करना चाहिए था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को किसी को या हाई कोर्ट को किसी को मूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे और आपको जाने की जरूरत नहीं है। उनके पास सुओ मोटो पावर्स हैं, और सुओ मोटो पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। तो जैसे माइग्रेंट क्राइसिस में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो पावर्स करके बोला कि हम लोगों को हेल्प करने के लिए सुओ मोटो कर रहे हैं, 6 महीना मैटर चली, 6 महीना, उसके बाद कुछ कंप्लीटली नॉन इफेक्टिव और मेरी समझ से ऑर्डर्स आए जिसका कोई मतलब ही नहीं था, जिसने लोगों को कोई रिलीफ ही नहीं दी। तो 6 महीना तक बहस चलती रही, बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हर एक हाई कोर्ट को तो ये ऑब्जर्वेशंस आर जस्टिफाइड। देखिए, देयर इज नो डाउट कि आज बंगाल में इस तरह से 8
इलेक्शन की डेट्स देना, असम में 5 इलेक्शन की डेट देना, जबकि तमिलनाडु में 1 दिन में इलेक्शन कर रहे हो, ये सब तो गलत बात ही है। इलेक्शन कमीशन सरकार के इशारे पर चल रही थी, बाकी कोई कारण नहीं था। ये तो बीजेपी को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने किया, उसमें कोई चारों तरफ लोग ऐसे समझ रहे हैं, ये मेरी अकेले की समझ थोड़ी है, लोग चारों तरफ ये बोल रहे हैं और इट्स वेरी क्लियर, उसमें कोई रैशनल जस्टिफिकेशन है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, अरे आपके पास पूरा पैरामिलिट्री फोर्स है और ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बंगाल में टूट नहीं गई थी या असम में कि जो आपको करना पड़े। तो ये इलेक्शन कमीशन ने जरूर ये बहुत जबरदस्त गलती की है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। और हाईकोर्ट भले ही उसको मर्डर ना समझो, बट एक तो जरूर है कि इलेक्शन कमीशन अपनी दायित्वता से बरकरार हो गया और उसके लिए उनको जिम्मेवार ठहराना बहुत जरूरी है। भले हाईकोर्ट मर्डर ना चाह पाए, हाँ, बट उनको रिस्पॉन्सिबल जरूर होल्ड कर सकती है। लेकिन सर एक दो सवाल और पूछूंगी, उसके बाद ये इंटरव्यू में वाइंड अप करूंगी कि अब दिल्ली का अगर आप एग्जाम्पल, तो हमने देखा कि ये जो सरकार है, मौजूदा केंद्र सरकार, ये जानबूझ की गलतियां करती है और एक रणनीति के तहत करती है। और छोटा सा आपका एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाह रही थी वो है जीएनसीटी बिल। अब एक महामारी के बीच में अगर आप इस तरीके का बिल लेकर आएंगे जहां पर आप दिल्ली सरकार को बिल्कुल इनइफेक्टिव कर देंगे, सारी पावर्स आप एलजी को दे देंगे। अब आज एलजी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो ऐसे में दिल्ली के लोग क्या करेंगे? आज ऑक्सीजन की देख लीजिए किस तरीके से दिल्ली में किल्लत है, लोग जगह जगह भटक रहे हैं, हॉस्पिटल के गेट्स पर लोग अपनी जान दे रहे हैं और वहां पर उनकी सांसें टूट रही हैं, लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल के गेट्स पर। लेकिन हमारी फाइलें अटकी हुई हैं कि जब तक एलजी साहब साइन नहीं करेंगे तब तक चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं। देखिए, हजारों साल पहले, 2500 साल पहले कम से कम, एरिस्टोटल ने बोला था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो बीजेपी का हाल ये है कि एब्सोल्यूट पावर है और ये कंप्लीटली करप्ट वे में यूज कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल दुष्यंत जी जो आपसे बहुत प्लेनली मैं करना चाहती हूँ कि आपने मोदी जी का जो कंपैरिजन था, वो हमने ये कहा कि मोदी जी ने फिजूल खर्ची की, जैसे सेंट्रल विस्टा है प्रोजेक्ट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तमाम चीजों में पैसा लगाया जहां पर वो कीमती पैसा आज लोगों की जान बचाने के लिए किया जा सकता था। फिर उनका कंपैरिजन आपने मुगल जमाने के जो ऐशो आराम एंजॉय करने वाले जो लीडर्स, जो राजा थे मुगल्स के, आपने उनका कंपैरिजन मोदी जी से किया है। उस पर आप एग्जैक्टली आज क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में, एक आखिरी लाइन कि अगर उनको आप अकबर से कंपेयर करें तो? नहीं, अकबर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अकबर भी एक बहुत जबरदस्त शहंशाह थे, मोदी जी भी एक जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर है, उसमें कोई दो मत नहीं है। आज लोगों में मोदी जी की पॉपुलैरिटी फिर भी बहुत हाई है, कोई भी ऑपोजिशन का लीडर ऐसा नहीं है कि जो मोदी जी के पास सामने आ सकता है पॉपुलैरिटी में। पर आज देखिए, मोदी जी के मित्र ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो, 2019 में मोदी जी ने उनको रिपब्लिक डे परेड के लिए बुलाया एज चीफ गेस्ट। आज भारत और ब्राजील की स्थिति एक जैसी है, ब्राजील में अब तक 4 लाख लोग मर गए और रोज के हजारों लोगों को कोविड हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी की तरह वो भी, बोल्सोनारो भी, वो भी कोविड के लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो बोले आएगा, अरे चला जाएगा, आप चिंता मत करो। और यही हुआ, 1 साल से ब्राजील में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और आज ब्राजील खूब ही खराब स्थिति में, खूब बेचारी आम जनता परेशान हो गई है। वहां रोज के हजारों डेथ्स हो रहे हैं, लाखों लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं। वही हालत हिंदुस्तान में हो रही है। तो ये मोदी जी के मित्र है, मोदी जी लाए थे, एंड ही इज ए हाईली कंट्रोवर्शियल फिगर, बोल्सोनारो। नहीं, तो आपने एक वाक्य का इस्तेमाल किया था कि ये जो जितने फिजूल खर्ची के जो प्रोजेक्ट्स हैं और इतनी शान शौकत, हाँ, मैं उसका जरूर कंपैरिजन आपने अकबर से किया था जी। मैं जरूर नहीं कंपेयर अकबर से इन दैट सेंस नहीं, इट इज इन द सेंस कि देखिए, ये सब खर्चे पब्लिक लाइफ में नहीं होने चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी रहे 2 साल, जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में उन्होंने बोला। अपने रिटायर होने के बाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद पटना में ओल्ड मैन होम में रहे। अब ऐसे हमारे नेता थे कि सिंप्लिसिटी पर्सोनिफाइड थी। आज ये सब फिजूल के खर्चे क्यों?
अब हमारे देश ऐसा है कि जहां 8,000 करोड़ रुपए का प्लेन लेकर आप, अमित शाह जी है, बीएसएफ के प्लेन बहुत ऊंची कीमत पर खरीदे गए, वो लेकर बंगाल में रैलियां में के लिए जाएंगे, अहमदाबाद में क्रिकेट मैच के लिए जाएंगे, अहमदाबाद में कोई डीआरडीए को हॉस्पिटल खोलने के लिए जाएंगे। अब ये क्यों? इस गरीब देश में सब चाहिए क्या आपको? तो मेरी मेरी ख्याल से इनमें कोई हमदर्दी जैसा नहीं रहा है। और सभी लोग, आज नरेंद्र भाई है, अमित भाई है, मैंने तो सालों से देखा है, वो सब एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। उनके पास ना तो कोई गाड़ियां थी, ना कोई शानो शौकत थी, तो उनको तो बहुत जरूरी बनता है कि वही लाइफस्टाइल रखे जो उनकी थी 15-20 साल पहले। तो ये एक बहुत, और ये उनके लिए नहीं है। देखिए हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, दुष्यंत जी आपने कहा कि इतनी इनकी शान और शौकत है मोदी जी की और अमित शाह की, कि बेचारे अकबर को लेके शर्मा जाए। नहीं, आप ऐसे छोड़िए, आप कोई भी जगह चले जाइए, कोई भी छोटे से छोटा मंत्री हो, छोटे से छोटा ब्यूरोक्रेट हो, हमारे जजेस भी, जिस तरह से वो लोग, उनकी लाइफस्टाइल हो गई है, जो मेरे पिताजी जज थे और मैंने देखी है क्या लाइफस्टाइल थी। महीने के अंत में हमारे घर में पैसे नहीं रहते थे, महीने के अंत में हमारे घर में पैसे नहीं रहते। जब पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे तो हमारे पिताजी चल के हाईकोर्ट जाते थे। तो ये सब तो देखिए, आज एक माहौल ही बदल गया है। मटीरियलिज्म हैज ओवरटेकन अस। सरपंच से लेके सब राष्ट्रपति तक, सभी जो भी आता है पब्लिक लाइफ में, वो समझता है कि हमने देश के ऊपर इतना जबरदस्त उपकार कर दिया है कि हम देश हमें सब 5 स्टार ट्रीटमेंट दे, 7 स्टार दे, मे बी 11 स्टार दे, पता नहीं क्या। सब लोग अपनी पब्लिक संपत्ति को अपनी प्राइवेट संपत्ति समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ऐसे समय में तो जरूर मैं समझता हूँ कि दुख की बात है। ये बहुत गरीब देश है, यहाँ अभी भी 100 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके लिए हमें एक एक कौड़ी बचा सके तो एक एक कौड़ी बचानी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि चाहे वो आज प्रधानमंत्री हो, चाहे एक ग्राम प्रधान हो, चाहे राष्ट्रपति हो, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आता है कि नहीं हमें ये शान और शौकत से जीना है, वो गलत है। और खासकर एक ऐसे समय में जहां पर लोग दम तोड़ रहे हैं, उनके पास सांसों के लिए ऑक्सीजन नहीं है, तो ये वाकई में एक हमदर्दी भरा माहौल इस समय चाहिए, जो कि ये सरकार नहीं दे पा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत दवे साहब कि आप हमारे साथ जुड़े। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि दुष्यंत दवे के साथ ये इंटरव्यू कैसा लगा, इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। और गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच दुष्यंत दवे साहब, आप हमारे साथ आए और आप जुड़े इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आपके सब दर्शकों को मैं उनकी जिंदगी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए प्रार्थना करता हूं कि उन सबको भगवान अच्छी तरह से रखे, आपको भी अच्छी तरह से रखे, भगवान आप सबको बचाए रखे। थैंक यू सर, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।